वेलकम बैक। चलिए जी, केस सिनेरियो नंबर 11 तक तो आप तो देख ही चुके होंगे। अब केस सिनेरियो नंबर हम 12 पे चल रहे हैं। ये भी बड़ा छोटा सा है। केस सिनेरियो नंबर 11 जैसा ही है, जमा जुमी 3 MCQs आपके पास में इसमें अवेलेबल है और ये हॉस्पिटल से रिलेटेड है, डॉक्टर से रिलेटेड। ये हम देख लेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए, हमारा स्टाइल आपको पता ही होगा। एक बात बताना चाहूँगा कि सिनेरियो नंबर 1 से 11 तक ऑलरेडी इसी यूट्यूब वीडियो पे अपलोडेड है। आपके लिए ये केस सिनेरियो प्रैक्टिस करना क्यों इंपॉर्टेंट है? 30 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है केस सिनेरियो आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपको यदि 20 to 25 मार्क्स भी आप लेकर आ जाते हो तो बहुत आसान हो जाएगा आपको जो है एग्जाम पास करने के लिए। इवन एग्जामेशन भी आप लेकर आ पाओगे, तो इस वजह से जो है इंपॉर्टेंट है केस सिनेरियो। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। मिस्टर चंचला और डॉक्टर बाय प्रोफेशन, और मेरे साथ आप ये केस सिनेरियो करते हैं तो देखो एक एक ट्रांजेक्शन्स के लिए क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं क्वेश्चंस की, वो हम सॉल्व करते हैं रादर देन डायरेक्टली एंटरिंग इनटू द क्वेश्चंस एंड सॉल्विंग दैट। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मिस्टर चंचला डॉक्टर बाय प्रोफेशन, देखो डॉक्टर है, डॉक्टर होते साथ आपको पता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, जो ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो, ठीक है, उनको क्या बोला गया है कि यदि आप अपनी क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट से या फिर क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू कंसल्टेंसी सर्विसेज लेते हो वो एग्जाम्प्ट होता है। पता है ना? हाँ जी सर, ये पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडर मंथली रिटर्न फाइलर है, ठीक है, रजिस्टर्ड है मंथली रिटर्न फाइलर, हैविंग इन पेशेंट फैसिलिटी इन हॉस्पिटल वेयर इन रूम चार्जर कैप्ड 3000 पर डे। बच गए सर। यदि 5,000 रुपये से आपको पता है, यदि 5,000 रुपये से ऊपर ICU, NICU, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट वाला या इंटेंसिव केयर यूनिट जो ICU होते हैं, यदि वहाँ पे 5,000 रुपये से ऊपर है तो वो एग्जाम्प्ट नहीं होता है, और यदि 5,000 रुपये से नीचे हैं तो वो एग्जाम्प्ट होता है। तो यहाँ 3,000 ही है, तो ये तो ट्रांजेक्शन आपके पास में एग्जाम्प्ट हो गया, इस पर टैक्सेबल लगेगा ही नहीं। चलिए देखते हैं आगे। Mr. Chancellor provided treatment of various diseases in a hospital and apart from that she also provided following services in the hospital। अच्छा, अपने हॉस्पिटल पे ये प्रोवाइड करें। प्लास्टिक सर्जरी टू इन्हांस द ब्यूटी ऑफ द फेस। सर फर्स्ट केस में ब्यूटी ऑफ द फेस के लिए देखो, प्लास्टिक सर्जरी हो रही है, आपकी एनाटोमी बिगड़ गई या इंजरी हो गया, इंजरी हुआ आपके फेस बिगड़ गई तो आपके पास उस पर प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हो, या कोई ट्रॉमा है, कैंसर है तो उस पर प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हो, वो समझ में आता है, वो आपको जो है ज़रूरत है तब कर रहे हो। ये ब्यूटी ऑफ द फेस को इन्हांस करने के लिए इस पर प्लास्टिक सर्जरी पे नहीं है एग्जाम्प्ट, ये टैक्सेबल हो जाएगा। और आपको ये पता है कि ये प्लास्टिक सर्जरी कॉस्मेटिक सर्जरी जो सेक्शन नंबर 17(5) पे ब्लाउड होता है, ब्लाउड क्रेडिट है, इस पर आपको ITC भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इट मीन्स टू से जो मिसेस चंचला है उनको अपने टैक्स इनवॉइस इश्यू करते समय प्लास्टिक सर्जरी पे टैक्स लगाना पड़ेगा, और जो भी बंदा प्लास्टिक सर्जरी करा रहा है उसको ये ITC नहीं मिलने वाला, ये आप समझ लो। एम्बुलेंस सर्विसेज पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, एम्बुलेंस सर्विस तो डायरेक्टली आपको बोला गया कि भैया ये आपके पास में क्या है, एग्जाम्प्ट है। ठीक है, नेक्स्ट एम्बुलेंस सर्विस के साथ हमें ये देखना होगा, क्योंकि ये 3,000 पर डे ही चार्ज कर रहे हैं, इसके वजह से एम्बुलेंस सर्विस एग्जाम्प्ट है। क्योंकि एम्बुलेंस सर्विस में जो लाइन मेंशन किया गया वहाँ पे ये बोला गया कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट थ्रू एम्बुलेंस अदर देन इंटेंसिव केयर यूनिट, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, ऐसे ही करके हैविंग रूम चार्जेस एक्सीडिंग 5,000 पर डे यदि है, अदर दैन के अंदर मतलब इनको छोड़ा के, इनको हटा के यदि कोई और हैं जो एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो एग्जाम्प्ट होंगे। तो यहाँ पे 3,000 या 5,000 रुपये से ऊपर नहीं है तो इसकी वजह से एग्जाम्प्ट है। ठीक है, अब आपके पास में जो है नेक्स्ट तुम्हारे पास आपके पास में क्या क्या बने, रेंटिंग ऑफ द स्पेस टू रन अ मेडिकल स्टोर इन हॉस्पिटल प्रमाइसेस। देखो स्पेस आप रेंट कर रहे हो, रेंटिंग देखो यहाँ पे हॉस्पिटल काम नहीं हो रहा ना, हॉस्पिटल प्रमाइसेस बिजनेस का काम करने के लिए ही कर रहे हैं। आपका मेन सर्विस क्या है यहाँ पे, रेंट करना। मेन सर्विस हॉस्पिटल के रिलेटेड ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कंसल्टेंसी देती है वो नहीं है, ये क्या है, रेंटिंग है। रेंटिंग तो टैक्सेबल हो ही जाएगा, क्योंकि एक रजिस्टर्ड पर्सन है, दूसरे को दे रहे हॉस्पिटल प्रीमाइसेस चलाने के लिए, जो भी बिजनेस ही है एक किस्म से, तो इसके वजह से ये टैक्सेबल बन जाएगा। नेक्स्ट इज ऑल्सो कंसल्टेंट इन अदर हॉस्पिटल्स एंड रिसिव्ड। सर इसमें फॉरवर्ड चार्ज होगा या रिवर्स चार्ज होगा? रेंटिंग में फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज की तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, फॉरवर्ड चार्ज ही होगा। सी इज ऑल्सो कंसल्टेंट इन अदर हॉस्पिटल रिसीव 40 लाख एज कंसल्टेंसी फी फ्रॉम अदर हॉस्पिटल। ये तो एग्जाम्प्ट है सर, कंसल्टेंसी फी आप लेते हो, मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को डायरेक्टली एग्जाम्प्ट कहा गया। सर CA को भी कर देते कितना मजा आता, नहीं किया ना CA को इन्होंने, हेल्थ केयर सर्विसेज है इस वजह से उनको किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्दर सी ऑल्सो प्रोवाइड कैंटीन फैसिलिटी एंड रिसीव 55,000 फ्रॉम इन पेशेंट्स देखो जिनको इन्होंने भर्ती किया हुआ है, जो यहाँ पे एडमिटेड है, वैसे पेशेंट्स को फॉर सप्लाई फूड एज पर द एडवाइस ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट। स्पेसिफिकली मेंशन्ड एग्जाम्पशन इस पे, यदि न्यूट्रिशनिस्ट के द्वारा आपको इन पेशेंट सप्लाई फूड या जो भी हो रहे हैं तो इन कैंटीन सर्विसेज, ऐसे सर्विसेज को हम क्या कहेंगे, एग्जाम्प्ट कहेंगे। 35,000 फॉर पेशेंट हु आर नॉट एडमिटेड, ये तो भैया टैक्सेबल हो जाएगा।
क्योंकि ये एडमिटेड नहीं है ना इन पेशेंट्स को न्यूट्रिशनिस्ट के हिसाब से, तो ये माना जाता है कि हेल्थ केयर सर्विसेज जो कंसल्टेंसी है उसके साथ कंपोजिट ही है, कंपोजिट सर्विसेज है, कंपोजिट सर्विस हो गया आपके पास, इसकी वजह से ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि हेल्थ केयर सर्विस जो प्रिंसिपल सप्लाई वो एग्जेम्प्ट है, इसकी वजह से ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, जो 35,000 रुपये नॉट एडमिटेड वाले पेशेंट्स है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। 25,000 फ्रॉम विजिटर्स फॉर द सेम फैसिलिटी, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि भैया ये आपके पास कंपोजिट सप्लाई के अंदर नहीं आ रहा। सी फाइल GST भी वो फाइल करती है, ठीक है, मतलब जून। अच्छा, कुछ एरर्स के साथ उन्होंने फाइल कर दिया, तो क्या पूछना चाह रहे होंगे कि एरर्स हम कब तक ठीक कर पाएंगे? तो टेक्निकली एरर हो गए, आप नेक्स्ट पे अमेंड कर लो, नेक्स्ट मंथ पे भी अमेंड कर लो, बट रिवाइज तो होता नहीं GST रिटर्न, आपको पता है। अब नेक्स्ट मंथ पे अमेंड कर लो, और लास्ट डेट क्या होगा, लास्ट डेट कब तक हम अमेंड कर सकते हैं? सेक्शन 16 पे सब सेक्शन नंबर 4 पे गिवन है ना, आपने जब एनुअल रिटर्न भर दिया या 30th of नवंबर नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न भरने का डेट क्या होता है पता है आपको? 31 दिसंबर। तो विच एवर इज अर्लियर ये डेट होता है आपके पास में, यहाँ तक आप जो है इस एरर को करेक्ट कर सकते हो। अब देखिए क्या किया हुआ इन्होंने, एनुअल रिटर्न इन्होंने फाइल कर दिया 31 अक्टूबर, अरे जल्दी कर दिया इन्होंने एनुअल रिटर्न फाइल। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वेयर इज ड्यू डेट 31 दिसंबर, तो हमें पता है 31 दिसंबर ड्यू डेट है, बट आपने 31 अक्टूबर को ही फाइल कर दिया। तो ये जो इन्होंने फाइल किया है देख लो आप, इस पर क्या बन गया है, 31 अक्टूबर को हमने फाइल कर दिया, हमारे पास डेट था 30 नवंबर तक, तो टेक्निकली अर्लियर क्या बना 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर तक इनको जो है अपनी जो भी एरर्स है वो ठीक कर पाएंगे। ये ऑल द अमाउंट एक्सक्लूसिव टैक्सेस है। चलो ठीक है, अब हमें जो है क्वेश्चन सॉल्व करना, अब इजी हो गया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम ऑलमोस्ट सॉल्व कर ही चुके हैं। कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू सप्लाई फॉर द कैंटीन सर्विसेज। देखो कैंटीन सर्विस के लिए क्या था, ये एग्जाम्प्ट हो गया, ये टैक्सेबल है और ये टैक्सेबल है, तो 35 + 25,000 कितना हो जाएगा 60,000। यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का सी। क्यों ऐसा है? क्योंकि कंपोजिट सप्लाई के अंदर प्रिंसिपल सप्लाई एग्जाम्प्ट है, तो नेक्स्ट सप्लाई भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और क्योंकि एडमिटेड है, जो पेशेंट्स एडमिटेड है उनके लिए ही तो कंपोजिट माना जाएगा, जो एडमिटेड नहीं उनके लिए कंपोजिट नहीं माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम टाइम परमिसिबल फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये तो हमने देख लिया 31 अक्टूबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि इन्होंने एनुअल रिटर्न जल्दी भर दिया। डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय मिसेस चंचला एंड हॉस्पिटल इज एग्जाम्प्ट। अच्छा, एग्जाम्प्ट कौन सा है? ब्यूटी ऑफ द फेस, ये तो टैक्सेबल है। एम्बुलेंस सर्विस सर ये एग्जाम्प्ट है। रेंटिंग ऑफ सर्विसेज ये टैक्सेबल है, क्यों है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। कंसल्टेंसी सर्विस सर ये एग्जाम्प्ट है। तो एग्जाम्प्ट कौन कौन सा रहा? 2 and 4 इज एग्जाम्प्ट, 2 and 4 वुड बी द आंसर हो गई। चलिए जी, ये रहा आपके पास में केस स्टडी नंबर 12। ऐसे ही हम बाकी केस स्टडी को भी कंप्लीट कर लेंगे। यदि अब तक आपने नहीं देखा है केस स्टडीज तो आप जरूर देख लो, क्योंकि ये प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आपके लिए सही मार्क्स आप लेके आ पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।